Book Wren and Martin, page number 52, position of the relative pronoun. To prevent ambiguity, ambiguity mean not to be clear, किसी किस्म की भी लैक ऑफ क्लियरिंग सूरत हाल से बचने के लिए द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल। तो रिलेटिव प्रोनाउन को जितना हमें हो सके उसके एंटीसीडेंट के करीब ही रखना चाहिए। सपोज द लाइन इज द बॉय who won the first prize in English is the son of my friend Mr. Joshi। अब यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने हाईलाइटिंग यहाँ पे की हुई है, द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज। ये जो हु है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और एग्जैक्ट हु से पहले बॉय है। तो केस ये होता है कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उसको उसके असल नाउन के साथ, जिस नाउन को वो रिलेट कर रहा है उसके एग्जैक्ट साथ रखते हैं ताकि किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी पैदा ना हो, एब्सर्डिटी पैदा ना हो। द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज़ द सन ऑफ माई फ्रेंड जोशी। अब इसको इस तरह से अगर मैं आपके सामने लिखती हूँ, मसलन मैंने लिखा द बॉय is the son of Mr. Joshi who won the prize। अब आप ये देखें, मैंने इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया। ठहर जी ज़रा, मैं कैमरा दिखाती हूँ आपको। द बॉय इज़ द सन ऑफ मिस्टर जोशी हु वन द फर्स्ट प्राइज़। अब अगर द बॉय इज़ द सन ऑफ मिस्टर जोशी हु वन द फर्स्ट प्राइज़, ये स्ट्रक्चर मैंने चेंज कर दिया। अब मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि द बॉय के साथ एक्चुअली अगर हम ये वाली जो पूरी लाइन है ये हम रखते हैं, मैं इसको क्लिक करती हूँ, द बॉय, ये देखें यहाँ से एक्चुअली अगर मैं ये पूरी लाइन, ये जो फ्रेज़ है ना हु वन द प्राइज़, इसको मुझे रखना पड़ेगा, कट करूँगी द बॉय हु वन द, यहाँ मैं इसलिए आपके सामने फंक्शन कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए। द बॉय हु वन द प्राइज़ इज़ द सन ऑफ मिस्टर जोशी। ये इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन आप बनाएंगे। बॉय के साथ ही आप क्या रखेंगे, हु, उसका रिलेटिव प्रोनाउन आप साथ ही रखेंगे। लेट्स गो बैक, यहाँ पे ये मैं आपको समझा रही थी, ये कैमरा ठीक कर लेते हैं। द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज़ इन इंग्लिश इज़ द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोशी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, ये उसने डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो दी हैं, इसको देख लीजिएगा। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस फॉर्म्ड बाय एडिंग एवर, सो और सो एवर, टू, हु, विच एंड व्हाट। ये सारे एवर, सो, टू, हु, विच एंड वट आर कॉल्ड कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। यानी रिलेटिव प्रोनाउंस तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे ना। कंपाउंड का क्या मतलब है कि इसके साथ हमने अगर जैसे एवर है तो एवर के साथ हु लगा दिया, ठीक है। अगर सो है तो सो के साथ हु लगा दिया। तो ये जब मिलते हैं दो डिफरेंट वर्ड्स तो इन्हें हम क्या कहेंगे? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। दीज रिलेटिव्स हैव नो एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड। अब वो कहता है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं इनका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता। एंटीसीडेंट यानी कि इनका पीछे कोई सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट में जिसको ये रिलेट करते हैं स्टार्ट में, वो पार्ट जो है वो नहीं होता। हु सो एवर, ये देखें सेंटेंस जो है वो शुरू यहीं से हो रहा है। अरे हु सो एवर या हु सो डिगेथ अ पिट शैल फॉल देयर इन। तो बॉटम लाइन इज़ कि ये वाले जो रिलेटिव कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं अपने सेंटेंस को इधर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द फॉर्म्स हु एवर, विच एवर एंड वट एवर आर नाउ ऑर्डिनरली यूज। अब ये ना, ये हु एवर, वट एवर, सो एवर, विच एवर, ये यहाँ पे हमने कुछ ये आपको एग्जाम्पलीफाई किया गया है। ऊपर हमने पढ़ा कि इनका एंटीसीडेंट जो है अपने एंटीसीडेंट के बगैर ही ये यूज़ होते हैं। नीचे मज़ीद आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए कि ऑर्डिनरली जो है यूज़ होते हैं। हु सो एवर कम्स इज़ वेलकम्ड, take whichever you like, I will take with me whomsoever you choose, etc., etc. Now,
अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ग्रामर एक्सरसाइज नंबर 29. नेम द रिलेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, टेल द केस ऑफ ईच एंड मेंशन इट्स एंटीसीडेंट. मसलन ये देखें, द पेन दैट यू गेव मी इज़ अ वेरी गुड वन. अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? दैट. ओके, इसका उसने 3 चीज़ें हमसे पूछी हैं कि नेम द रिलेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, टेल द ईच केस. हमने इसका केस बताना है. 2 चीज़ें हमने बतानी है. केस बताना है कि कौन सा केस है, यानी कि नॉमिनेटिव है, अक्यूजेटिव है या पोजेसिव है. और इसके अलावा हमने क्या बताना है कि रिलेटिव प्रोनाउन इसमें से कौन सा है. जैसे द पेन दैट यू गेव मी इज़ अ वेरी गुड वन. अब यहाँ पे द पेन दैट यू गेव मी, ये दैट तो है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है. और पेन जो है एज अ सब्जेक्ट चूँकि यहाँ पे आ रहा है, तो पेन को हम द पेन दैट यू सॉरी सब एज अ सब्जेक्ट नहीं आ रहा बल्कि एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है कि वो पेन जो तुमने मुझे दिया था. या इसको अगर मैं सेंटेंस को देखो और तरह से लिखूँ तो मैं लिखूँगी यू गेव मी अ पेन ना. तो उस हिसाब से ज़रा अगर आप पढ़ के देखें तो द पेन दैट यू गेव मी ये अक्यूजेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस नहीं है, अक्यूजेटिव केस है. द पेन दैट यू गेव मी इज़ अ वेरी गुड वन. तो यहाँ पे दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और पेन जो है वो क्या हुआ? अक्यूजेटिव केस. द आंसर विच यू गेव इज़ नॉट राइट. अब यहाँ पे क्या है कि द आंसर विच यू गेव. अब विच जो है ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है और द आंसर जो है वो अक्यूजेटिव है. आपने इस बात से मिस इंटरप्रेट नहीं होना कि ये स्टार्ट में चूँकि लगे हुए हैं तो इस सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव केस बना रहे हैं. नॉमिनेटिव केस इसलिए नहीं बना रहे कि ये एक्चुअली इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है. द आंसर विच यू गेव, यहाँ इसको ज़रा पलट के देखें, अगर थोड़ा सा चेंज करके बनाए सेंटेंस को तो इस तरह से भी बनेगा, यू गेव मी द आंसर. तो द आंसर विच यू गेव इज़ नॉट राइट. इस तरह से विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और आंसर हमारा अक्यूजेटिव केस है. आई नो द वुमन हुज चाइल्ड वाज हर्ट. आई नो द वुमन. अब यहाँ पे हुज जो है ये क्या है? हुज क्या है यहाँ पे? हुज जो है वो यहाँ पे है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन. आई नो द वुमन,